नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे। आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। पिछली वीडियो में हमने काफ़ी डिटेल से भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के बारे में पढ़ा रखा है। उसमें मैंने ट्रिक भी बहुत सारी बताई थी कि किस तरह से याद रखना है, और प्रस्तावना से रिलेटेड भी वीडियो बना चुका हूँ। तो ये जो वीडियो है, दोनों ही एक ही वीडियो के अंतर्गत दोनों ही चीज़ें बताई है मैंने। काफ़ी डिटेल से और अच्छे से समझाई है, और ये इंपॉर्टेंट काफ़ी अपने पॉलिटी का पार्ट है। तो इसको आप अगर नहीं देखा होगा आपने तो वीडियो देख लीजिएगा, अगर देख चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ अनुसूचियाँ क्या हैं? जब मैंने बताया था कि संविधान हमारा जब बना था तो टोटल 8 अनुसूचियाँ थी, और अपने 12 भाग और 395 अनुच्छेद थे। तो जो वो 8 अनुसूचियाँ थी, जो कि अभी वर्तमान में बढ़ के 12 अनुसूचियाँ हो चुकी हैं, तो उन्हीं के बारे में हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं कि वो अनुसूचियाँ क्या-क्या हैं। क्योंकि उन अनुसूचियों से क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि इस अनुसूची में क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, किस चीज़ से संबंधित है कौन-सी अनुसूची। तो बस हमको इतना ही इसके अंतर्गत जानना है, और जो भी आपको जानना होगा अलग से एक्स्ट्रा, जो भी लगेगा मुझे कि फैक्ट्स क्या पता होना चाहिए आपको, तो यही बताऊँगा मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। देखो, प्रथम अनुसूची, तो जो क्वेश्चन यहाँ से इस तरह से पूछा जाता है कि पहली अनुसूची में क्या किस चीज़ से संबंधित है। या तो मैं पहले 1-2 पन पढ़ेंगे ना तो कन्फर्म हो जाएगा। पहले आप सब्र करो और वीडियो को बिना स्किप करे पूरा लास्ट तक देखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक ना? ध्यान दो इसमें। इसमें प्रथम अनुसूची में क्या है, इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों, यानी घटक राज्यों मतलब जैसे मैंने बताया था कि हमारा जो देश है भारत, यह राज्यों का संघ है। तो उसके जो संघ के राज्य हैं, जो कि 28 राज्य हैं वर्तमान में, ये 29 अपडेट हो गया है। अपडेट होने के बाद 28 हो गए हैं, जम्मू कश्मीर को अलग बनने के बाद से केंद्र शासित। तो और संघ शासित टोटल अभी 8 अपने राज्य हैं। तो ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। तो ये इनके बारे में, उनकी सीमा के बारे में, कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे सब कुछ है अपना। तो इन राज्यों के बारे में पूरी डिटेल अपने प्रथम अनुसूची के अंतर्गत मिलेगी। अपने इंडिया के अंतर्गत ये जो प्रांत हैं, अलग-अलग राज्य हैं, ये सब उनका उल्लेख जो है पहली अनुसूची के अंतर्गत किया जाएगा। देखो, अपन इसको मैं सीक्वेंस में ही आपको बताऊँगा, तो सीक्वेंस में आपको याद हो जाएगा। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो, और ना समझ में आए तो कमेंट करके बोलो। ठीक है ना? अब यहाँ तक है कि इसमें 99% पॉसिबिलिटी है कि आपको एक बार में ही याद हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि याद हो जाएगा। बाकी को तो मैं बोलता हूँ बार-बार पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इसको नहीं बार-बार पढ़ना पड़ेगा। बस आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है। चलो, देखो मैंने क्या बताया कि पहली अनुसूची में राज्यों के बारे में जानकारी दी गई है, और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो भी हैं अपने, उनके बारे में जानकारी दी गई है। आप इसको अगर मान लीजिए क्वेश्चन एग्जाम में आता तो कैसे ध्यान रखेंगे? सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल सा इसका आंसर ये है कि भारत किस चीज़ के से बन के बना है? राज्यों से ही बन के बना है भारत। संघ, राज्यों का ही संघ है। तो पहली जो अनुसूची सबसे इम्पोर्टेंट क्या है देश के लिए? पहली अनुसूची में क्या किस चीज़ों के बारे में बात की जाएगी? अपने राज्यों के बारे में बात की जाएगी। तो बस यहाँ से आपको ये कन्फर्म हो जाएगा कि सबसे जो सर्वोच्च चीज़ है राज्यों से मिलके बना है, तो राज्यों के बारे में ही बात होगी। तो पहली अनुसूची में हमारे राज्यों के बारे में ही बात करी गई है। ठीक है? देखो यहाँ नोट्स में क्या लिखा है कि संविधान के 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। तो ये तो मैं अभी तक, अगर आप वीडियोज़ को प्रॉपर्ली देखते आ रहे हैं और मेरे वीडियोज़ फॉलो करते हैं, तो आपको पता होगा कि 1000 बार बता चुका हूँ मैं इसको, और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट भी है। जो 69वां संविधान संशोधन हुआ था 1991 में, तो इसी के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। और राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा तो दिया गया, लेकिन दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया था? क्योंकि पहले क्या राजधानी थी? कलकत्ता थी। तो कलकत्ता से ट्रांसफ़र करके दिल्ली को राजधानी बनाया गया था कब? 1100 नहीं सॉरी 1911 में। 1911 के अंतर्गत जब जॉर्ज पंचम आए थे, तो उन्होंने ही घोषणा करी थी, और 1912 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बना दिया गया था। कलकत्ता से मतलब दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो राजधानी अपनी दिल्ली बनी थी 1912 में। ठीक, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। लेकिन राष्ट्रीय राजधानी का मतलब संवैधानिक दर्जा है, आपको इस तरह से संविधान के अंतर्गत इंक्लूड किया गया कि हमारी दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है। ये 69वें संविधान संशोधन सन 1991, ये आपको सन भी याद रखना है। सन 1991 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है इसके अंतर्गत। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, यहाँ पे सेकंड हम लोग द्वितीय अनुसूची देखेंगे। पहली अनुसूची क्या हो गई? राज्य के बारे में। अब दूसरी अनुसूची आप बताओ खुद से, लोग अगर आपको संविधान बनाने के लिए दिया जाता तो आप क्या चीज़ें लिखते हैं इसके अंतर्गत? तो आपको अपने आप को खुद से बस बेसिक दिमाग लगाना है, रटने की कोशिश नहीं करना है, याद होगा। देखो, पहले अनुसूची में आप पहले अपने राज्यों के बारे में लिखोगे, क्योंकि राज्य ही सर्वोच्च है। सबसे राज्यों से ही मिलकर अपना देश बना है, तो देश के बारे में लिखोगे। तो पहली अनुसूची में अपने राज्य के बारे में हमने लिख दिया, ठीक है। अब दूसरी अनुसूची क्या होगी?
देखो, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों, अब जब राज्य रहेगा, अपना राज्य रहेगा, प्रांत रहेगा, कुछ भी रहेगा अपने देश के अंतर्गत, तो उसको चलाने के लिए लोगों की आवश्यकता होगी। जैसे कि राष्ट्रपति हो गया, पूरा देश को मैनेज करेगा, राज्यपाल हो गया, राज्यों को मैनेज करेगा, लोकसभा के अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, सभापति हो गए, ये भी विभिन्न तरह के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, ये सब सब लोग जितने भी लोग रहेंगे, अलग अलग पदाधिकारी, जिनको अपने राज्य को चलाने के लिए आवश्यकता होती है, उतने व्यक्तियों की जिनकी नियुक्ति की जाएगी, तो भाई उन लोगों को हमको क्या देना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा, वेतन देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो लोग काम करेंगे तो उनको पैसा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट समझना होगा कि द्वितीय अनुसूची में हम लोग पैसे की बात करेंगे कि जो हम लोग राज्य, तो हम पहले डिस्कस करेंगे, फिर राज्य को कैसे चलाया जाना है, कौन कौन से अधिकारी होंगे, उन लोगों को कितना पैसा दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, कैसे वो लोग अपना जीवन यापन करेंगे, किस तरह की उनको सुविधाएं रहेंगी, ये सब जो है दूसरी अनुसूची के अंतर्गत ये सब लिखा गया है। तो इसको आप स्टार लगा के यहाँ पे दूसरी पॉइंट को बिल्कुल अच्छे से याद रखो। पहला नहीं भी होगा तो अब तक तो हो ही गया होगा पहला याद, लेकिन दूसरा पॉइंट इसको याद करो कि वेतन और भत्ते, पदाधिकारियों के प्राप्त होने वाले वेतन और भत्ते जो है दूसरी अनुसूची के अंतर्गत लिखे गए हैं। सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूँ, सीक्वेंस से ध्यान से सुनो, याद होगा। पहली अनुसूची में अपने राज्यों के बारे में आपने बता दिया, और दूसरी अनुसूची में आपने राज्यों को, जो पदाधिकारी उनको राज्य को चलाने वाले, देखने वाले जो रहेंगे, पॉलिटिशियन या फिर जितने भी अधिकारी रहेंगे, पदाधिकारी रहेंगे, उनको हम वेतन भत्ते कैसे देंगे, कितना देंगे और क्या पेंशन रहेगा उनका, उन सब चीज़ों का उल्लेख हमने दूसरी अनुसूची के अंतर्गत कर दी। ठीक, अब हम लोग देखेंगे क्या तीसरी अनुसूची के बारे में। देखो, तीसरी अनुसूची भी इसी सीक्वेंस में है। इसमें विभिन्न पदाधिकारियों, उसमें जो ये पदाधिकारी आपके हो गए राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जितने भी हैं, तो इनके मंत्री और उच्चतम, ये सब मतलब पॉइंट बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। पदाधिकारियों को मतलब सब लोग आ गए, ठीक ना, द्वारा उनको जो है शपथ द्वारा ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है, यानी कि शपथ का उल्लेख है इसके आंसर तीसरी अनुसूची के अंतर्गत। तो आप कैसे याद रखेंगे इसको भैया? देखो, पहले से आपको पहले पता हो गया राज्य के बारे में, दूसरा आप वहाँ पे लोगों को नियुक्त कर रहे हैं तो उनको पैसा देंगे, लेकिन वो लोग जिनको आप नियुक्त कर रहे हैं वो अपना ढंग से काम करेंगे, सही से नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए कुछ उनके दिमाग में सही से काम, अगर विचार कुछ इधर उधर का विचार आ जाता है, गलत विचार आ जाता है, तो किस उस पर कुछ नियंत्रण होना चाहिए, उनका कुछ मतलब मौलिक दायित्व तो आपका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो उसको जो है उनको बाध्य करने के लिए, ताकि वो अपने काम के प्रति लॉयल रहें, मतलब लॉयल मतलब हिंदी में आप समझते होंगे, अपने काम के प्रति वो लायल रहें, इसके लिए क्या उनको शपथ दिलाया जाता है कि आप शपथ ले लेंगे। मान लीजिए एक शपथ एक तरह की कसम ही होती है कि हम राष्ट्रीय गोपनीयता या और जो भी चीज़ें होती हैं, अलग अलग अधिकारियों के लिए अलग अलग शपथ होती है, लिखा होता है। तो जो पढ़ते हैं, आप देखते होंगे जब भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी बनते हैं तो शपथ पढ़ते हैं। शपथ जब लेते हैं वो लोग, तो उन शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में है। कैसे? पहले में राज्य, क्योंकि राज्यों से ही मिलकर बना है हमारा देश, तो पहले में हम लोग बात करेंगे राज्य की। दूसरे में किसकी बात करेंगे? वहाँ पे पदाधिकारी हम लोग नियुक्त करेंगे, तो उनको किस तरह से कितना वेतन देना है, क्या करना है, ये सारी व्यवस्था हम लोग दूसरी अनुसूची में करे हैं। तीसरी अनुसूची के अंतर्गत हम लोग, वो लोग अपने पद पे रहते हुए गलत चीज़ें न करने लग जाएं, अपने पद का दुरुपयोग न करने लग जाएं, इसके कारण से हमने तीसरी अनुसूची के अंतर्गत क्या रख दिया? शपथ। उनको हम लोग कसम खिलवाते हैं, पहले शपथ दिलाते हैं, ये बात हुई। ठीक, अब हम लोग देखेंगे क्या चौथी अनुसूची। सब कुछ सीक्वेंस में है, एक बार में वीडियो में याद होगा, बस आप ध्यान से बने रहो, ठीक है। देखो, चौथी अनुसूची। अब चौथी अनुसूची में क्या है? ये सब पॉइंट जितने मैं ऑलरेडी 3 पॉइंट बता चुका हूँ, ये सब इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम के अंतर्गत आते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे होंगे, आपने पेपर खुद दिया होगा, तो आपको पता होगा कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ध्यान से सुनना है आपको। इसमें चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। समझ में आई क्या बात आपको इतनी? देखो, अब हमने क्या किया, उनको शपथ दिला के उनको सबको अपॉइंट कर दिया, ठीक है। अब चौथी अनुसूची में क्या बोला जा रहा है कि उनके जो विभिन्न राज्य हैं, अपने जो छोटे छोटे राज्य हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, जितना भी है, तो इनमें जो है संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में, यानी कि राज्यसभा में ये लोग जो अपने प्रतिनिधि भेजेंगे ना राज्यसभा में, जैसे ये मान लीजिए राज्यसभा हो गई, राज्यसभा लोकसभा आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं है, सब लोग हम लोग सीखेंगे, ध्यान से सीखेंगे, लेकिन आपको क्या बोलूँगा, वीडियो में बना रहना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने में समय देना पड़ेगा। आप रील देखने में समय दोगे तो ये तो याद होने से नहीं रहा। तो पॉइंट आप यहाँ पे देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि चौथी अनुसूची में क्या है। इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। इसका मतलब है कि ये एक राज्य हो गया, मान लीजिए एमपी, तो एमपी के जितने, मध्य प्रदेश के कितने राज्यसभा में हमारे जाएंगे लोग,
कितने लोग जाएंगे, कितने परसेंटेज आबादी पे कितना प्रतिशत मतलब कितने वहाँ के लोगों को सेलेक्ट करके, प्रतिनिधियों को सेलेक्ट करके राज्यसभा के अंतर्गत भेजा जाएगा। तो ये जो बात लिखी गई है चौथी अनुसूची में लिखी गई है। और इसको सीक्वेंस में कैसे मैं बोल रहा हूँ कि सीक्वेंस में शायद आपको समझ ना आ रहा हो तो फिर से सुनो। पहले में राज्य बनाया, दूसरे में उनको लोगों को पेंशन कितना देना है, कैसे लोग अधिकारी काम करेंगे उनको पेंशन की व्यवस्था करेगी, तीसरे में उनको शपथ दिलाएगी ताकि वो गलत काम न करने लगे, चौथे में हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि जो भाई अब जो है हमारा राज्यों का संघ है, तो संघों को मिला के हमने सब संघों को मिला के एक देश बनाया, और देश को वहाँ पे जो है अलग अलग राज्यों के रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे, अलग अलग राज्यों के लोगों से अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्यसभा के अंतर्गत लोग जाएंगे। तो लोगों की व्यवस्था हमने कितने जाएंगे, कैसे जाएंगे, किस क्या प्रक्रिया रहेगी, उन सब की हम लोगों ने व्यवस्था करी चौथी अनुसूची में। समझ में आई क्या बात आपको? ठीक है ना? आई ही होगी, नहीं आई होगी तो फिर से सुनो। आप वीडियो को पीछे करके सुनो, क्योंकि मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, आगे नहीं बोलूंगा। इसमें सुनो, पांचवी अनुसूची हम लोग देखते हैं। इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। अब देखिए, चौथी अनुसूची तक पहुंच गए, पांचवी अनुसूची में सुनो क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों, अब हमने सब कुछ व्यवस्था कर दी कि राज्य से वहाँ पे कैसे प्रतिनिधित्व किया जाएगा, राज्यसभा में कितने लोग जाएंगे अलग अलग राज्यों से। तो उनके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो संविधान हमारा जब बना था, तो आपको पता होगा कि उस समय क्या थी, अनुसूचित जाति जनजातियों की और अनुसूचित जातियों की बहुत ही दयनीय स्थिति थी, यानी कि वो बहुत बुरे हालत में थे उन लोगों को। तो उनके लिए क्या किया गया, अलग से प्रशासनिक व्यवस्था और नियंत्रण बनाया गया। क्यों? उनको जो है डर था, जैसे कि अपने भीमराव अम्बेडकर जी थे, इनको मान लीजिए कि एक तरह से डर था कि अगर मान लीजिए भारत आज़ाद होता है तो उन लोगों की जो स्थिति है अनुसूचित जातियों और जनजातियों की, ये बाद में भी सही नहीं हो पाएगी, अच्छे लेवल पे ये लोग नहीं आ पाएंगे। तो उनके कारण से उन्होंने पांचवी अनुसूची के अंतर्गत ये व्यवस्था करी कि जो जनजाति क्षेत्र हैं, जो अति पिछड़े वर्ग लोग हैं, जैसे कि आप मान लीजिए, बहुत आपको पता होगा ये सब, ये ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अपन, लेकिन जो बहुत ज़्यादा पिछड़े लोग हैं ना, वहाँ पे उनको जीवन शैली को लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे। भाई वो लोग अपना जैसा जीवन यापन कर रहे हैं, खेती किसानी करके जीवन यापन अपना जैसा कर रहे हैं, तो वहाँ पे उन लोग, ये बाकी के जो लोग होंगे अलग, जैसे अलग अलग जगह के लोग रहेंगे, वो लोग उनको जाकर डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो ये व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया पांचवी अनुसूची में कि भाई वहाँ पे जाके आप कुछ भी उनके साथ हस्तक्षेप नहीं करेगी, यानी कि उनको एक तरह का संरक्षण प्रदान किया गया पांचवी अनुसूची के अंतर्गत। और छठवीं अनुसूची उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पांचवी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, इसको सुनो। अगर आपको ये वीडियो प्रॉपर अच्छे से अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो एचडी में करके देखिए, हाई क्वालिटी करके देखिए, ठीक है ना? ये वीडियो मैं इसीलिए एचडी में शूट करता हूँ, वैसे मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखे, ठीक है? देखो, छठवीं अनुसूची, छठवीं अनुसूची में क्या लिखा गया है, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम, ये नाम ध्यान रखना है, 1 2 3 4, ये 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। क्यों? क्योंकि यह सबसे ज़्यादा जनजातियां जो है ना, अलग अलग, जो इनकी और ज़्यादा दयनीय स्थिति थी, मतलब ज़्यादा आबादी वाले, ऐसा समझिए कि मतलब उनकी जो पॉपुलेशन है उसमें ज़्यादातर पॉपुलेशन जो होगी उनकी जनजातियों की ही है। तो उनके लिए अलग से ही एक व्यवस्था कर दिया गया छठवीं अनुसूची के अंतर्गत कि इन राज्यों में ज़्यादा अपन हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये लोग जैसे रह रहे हैं और जो भी अपना नियम कानून लाना है तो ये अपने हिसाब से करेंगे। तो इनको इस तरह का संरक्षण प्रदान किया गया है छठवीं अनुसूची के अंतर्गत। तो छठवीं अनुसूची में इसको याद रखने के, आप टिक बोलते रहते हो तो इस तरह से याद रख लो, किम, सॉरी इसको किम से नहीं, एटीएम से याद रखो, एटीएम, ए टी एम, फिर से एक बार एम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ठीक ना? इसको इस तरह से याद रख लो। या तो ये आपको पता होगा नॉर्थ ईस्ट में अपने, मतलब नॉर्थ ईस्ट तो इतना इंग्लिश तो आती होगी, नॉर्थ ईस्ट में जो अपने राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो टोटल 4 राज्य हैं, इनमें जो है छठवीं अनुसूची लागू है। छठवीं अनुसूची, अभी आपको पता होगा कि जो लद्दाख के लिए भी मांग उठ रही थी, प्रोटेस्ट हो रहे थे 1 2 महीने पहले, तो ये छठवीं अनुसूची में ही शामिल होने के लिए प्रोटेस्ट हो रहे थे, क्योंकि यहाँ पे उनको विशेष राज्य का एक तरह से दर्जा मिल जाता है कि आपको वहाँ पे जाके लोग अलग अलग खेती ज़मीनी नहीं खरीद पाएंगे, दूसरे लोग दूसरे जगह के जाके नहीं बस पाएंगे, इस तरह की थोड़ी मतलब अलग प्रावधान रहता है कि ज़्यादा हस्तक्षेप ना हो पाए, उन लोगों को संरक्षित किया जा सके जो मतलब अनुसूचित जनजातियाँ वगैरह हैं। तो आपको पाँचवीं और छठवीं में डिफरेंस भी करना आना चाहिए कि पाँचवीं छठवीं में आपको ध्यान रखना है कि ये जो 4 हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके लिए बात की गई है। और बाकी पाँचवीं के लिए पूरे देश के लिए समझ सकते हैं कि पूरे देश में कहीं भी छोटा इलाका है, मान लीजिए कि एक छोटा सा गांव है, तो वहाँ पे किस तरह से क्या प्रशासन रहेगा, क्या नियंत्रण रहेगा, क्या हम लोग डिस्टर्ब करेंगे नहीं करेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है पाँचवीं में है। छठवीं में बोल चुका हूँ। सातवीं देखो, सातवीं अनुसूची क्या है, इसमें जो है केंद्र और राज्य की शक्तियों के बीच बंटवारे,
आपको याद है पिछली वीडियो में मैंने क्या बोला था? केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे के विषय में कहाँ से प्रावधान कौन से देश से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, जिसको अपन क्या बोलते हैं? समवर्ती सूची का प्रावधान। तो समवर्ती सूची का प्रावधान यही है, 7वीं अनुसूची में लिया गया है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, एक सेकंड। यहाँ देखो, ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची का प्रावधान। तो समवर्ती सूची जो है ना, ऑस्ट्रेलिया से जो देश से लिया गया है का प्रावधान, तो वो आपके 7वीं अनुसूची में ही है। समवर्ती 7वीं, समवर्ती स में स इसमें भी आ रहा है, 7वीं में भी, समवर्ती में भी साथ आ रहा है, तो इससे आप याद रख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया बोल रहे हैं तो स उसमें भी आ रहा है, तो इससे रिलेट करके थोड़ा सा याद करने की भी कोशिश करिएगा, ठीक ना। और देखो हम लोग यहाँ पे, तो इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे, यानी कि कितना जो पावर कितनी, जैसे कि अपनी छोटे छोटे राज्यों से मिलके क्या बन गया अपना, ये पूरा भारत बन गया। अब यहाँ पे जो होंगे इन छोटे राज्यों का कितना पावर होगा इसमें, और इसमें जो सेंट्रल अपनी दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी उसका कितना पावर रहेगा इन राज्यों को कंट्रोल करने के लिए। तो ये जो व्यवस्था करी गई है ये हमारी की गई है किसके अंदर? 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है ना, समवर्ती सूची का प्रावधान। अब समवर्ती सूची का प्रावधान है क्या एक्चुअली, इसके अंतर्गत इसको थोड़ा और डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अंदर से पूछे जाते हैं घुस के, और ये आपको पता भी होना चाहिए। देखो अब वो ज़माना नहीं रहा कि आपने बस 2 पॉइंट याद कर लिया और भग गए। डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम का लेवल बढ़ चुका है। अगर आप गलतफहमी में हैं कि ऊपर ऊपर से पढ़ के निकल जाएंगे तो नहीं हो पाएगा, और जो पॉइंट जितना इंपॉर्टेंट है उसको उसके हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। जो फालतू के हैं पॉइंट उनको भी ज़बरदस्ती रटने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश भी कर रहा हूँ। तो अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो ध्यान से सुनो, ठीक ना। इसमें जो है केंद्र और राज्यों की शक्तियों के बीच बंटवारे के बारे में बात किया गया 7वीं अनुसूची में, ठीक। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया समवर्ती सूची का प्रावधान, ठीक ना। यहाँ पे और देखिए, इसी अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क लगाने के अधिकारों का उल्लेख किया गया है, यानी कि टैक्स लगाने की व्यवस्था जो है 7वीं अनुसूची में ही की गई। भाई अब देश को चलाना है तो टैक्स भी लगाना पड़ेगा, और अलग अलग राज्यों में से टैक्स भी लिया जाएगा केंद्र सरकार के पास, तभी तो केंद्र सरकार के पास पैसा आएगा, अलग अलग राज्यों से ही तो आता है। तो ये जो प्रावधान है ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत ही है, इसको अपन ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इसमें देखो, जो 7वीं अनुसूची उसमें 3 प्रकार की सूचियाँ हैं, ठीक ना। अनुसूची मतलब एक सूचियों का समय, सूची सूची मतलब क्या होता है, जैसे एक पॉइंट, कुछ पॉइंट मतलब पॉइंट को ही अपन सूची बोलते हैं, विषय सूची, कुछ भी सूची। तो वो जो होता है उसी तरह से है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची का मतलब होता है, संघ मतलब राज्य, सेंट्रल गवर्नमेंट। मैंने कब से बता रहा हूँ, संघ मतलब, संघ अगर कहीं भी लिखा रहे तो समझ जाओ कि केंद्र सरकार। संघ मतलब भारत, भारत की सूची यानी कि केंद्र सरकार के लिए सूची, और राज्य की सूची यानी कि अपने स्टेट, अलग अलग स्टेट के लिए सूची, उसमें क्या क्या उन किन किन चीज़ों पर वो नियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे, क्या पावर होंगी, ये सब राज्य सूची में रहेगा। और संघ सूची के अंतर्गत केंद्र सरकार के लिए कितनी पावर रहेगी, क्या क्या चीज़ें रहेगा, वो सब केंद्र संघ सूची में रहेगा। और समवर्ती सूची यानी कि दोनों, कोई है सभी, जैसे या तो राज्य या तो केंद्र, कोई सा भी अपने हिसाब से काम कर सकता है, इसमें दोनों को फ्रीडम रहती है। केंद्र सरकार अगर लागू कर देता है, अगर राज्य सरकार को लगता है कि हाँ अच्छा है तो लागू करेगा, नहीं राज्य सरकार को लगता है कि हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हम नहीं फॉलो करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने हिसाब से नियम कानून बना के चला सकता है। तो ये जो 3 पॉइंट हैं, ये 3 सूचियां हैं, ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत हैं। 7वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, ये दोनों ही अनुसूचियां काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ठीक है। और देखो, संघ सूची के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आएगा। देखो यहाँ से ये भी पूछे जाते हैं, संघ सूची में कितने विषय हैं, कौन कौन से विषय संघ सूची में आते हैं, ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको हल्के में नहीं लेना है। देखो संघ सूची मैंने बताया केंद्र सरकार के लिए, इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी किस विषय पर? जिस विषय का उल्लेख संघ सूची के मतलब सूची के अंतर्गत किया गया होगा। और उसके अंतर्गत कौन कौन से कितने टोटल विषय हैं? तो शुरू में इसमें संविधान लागू होने के समय 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 100 विषय हैं, आपको ध्यान रखना है। पहले 97 विषय थे, अभी वर्तमान में 100 विषय हैं। और इस सूची, ये जो संघ सूची है, इसमें प्रमुख जो विषय हैं, इन 100 विषयों में से कुछ विषय लिखा गया है। देखो जैसे देश की प्रतिरक्षा, भाई देश की रक्षा राज्य तो करने नहीं आएगा, सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट देश की रक्षा वगैरह देखेगी। विदेशी मामले, जो बड़े कार्य हैं, जितने भी बड़े कार्य हैं वो सब संघ सूची में रहें, और जितने भी थोड़े छोटे लेवल के कार्य हैं वो राज्य सूची में हैं। जो बिल्कुल ही ज़्यादा कम इंपॉर्टेंट कार्य हैं वो समवर्ती सूची में है, यानी कि दोनों में से जो जिसको अच्छा लगे वो फॉलो कर सकता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखते चलना है, ठीक ना, भूलते नहीं जाना है। और देखो एक बार मैं इसको बोल देता हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विदेश के मामले कौन से सूची के अंतर्गत हैं, तो संघ सूची के अंतर्गत विदेशी मामले हैं। युद्ध एवं शांति, यानी युद्ध वगैरह अगर किसी देश के साथ किसी ने आक्रमण कर दिया तो उसको राज्य सरकार देखेगा, केंद्र सरकार देखेगा, उसको केंद्र सरकार देखेगा, जो नियम केंद्र बनाएगा उसको राज्य को फॉलो करना पड़ेगा। ये सारी बातें संघ सूची में लिखी गई हैं। रेल,
रेलवे आपको पता ही है कि इंडिया का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जो क्या बोलते हैं अपना परिवहन क्षेत्र है, ये इंडिया का ही है। तो इसमें रेल इतना बड़ा है कि इसको मैनेज करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। डाक विभाग हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करती है। तो बस आपको परमाणु शक्ति से रिलेटेड जितनी भी बड़ी चीज़ें हैं ना, अगर आपको समझ में आएगा, मुद्रा बैंकिंग, ये सब चीज़ें संघ सूची के अंतर्गत हैं। ठीक है, ज़्यादा अपन बार बार बोल रहे हैं, लेकिन ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, राज्य सूची। इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रहित यानी राष्ट्रहित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। ठीक है, संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे, वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं। ठीक है, समझ में आई क्या बात आपको? राज्य सूची में शामिल कुछ विषय कौन कौन से हैं? शांति और व्यवस्था, पुलिस। पुलिस जो रहती है ये स्टेट गवर्नमेंट की आती है, जैसे मध्य प्रदेश पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, सबका अलग अलग पुलिस सुनते हैं। लेकिन आर्मी कभी सुनते हैं कि मध्य प्रदेश की आर्मी हो गई? नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो ये देश की रक्षा, इस तरह की युद्ध नीति, ये सब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट संभालती है। जेल, स्थानीय शासन एवं कृषि, कृषि व्यवस्था। ये कृषि पूछा जाता है क्वेश्चन की, कृषि कौन से विषय के अंतर्गत आता है? कृषि को याद रखना है, कृषि राज्य का विषय है। राज्य देखेगा उसको कि कैसे अपने देश में कौन कौन से कृषि कानून लाने हैं और क्या क्या करना है, कितनी खाद देनी है, कितनी सब्सिडी देनी है, ये सब चीज़ें जो है कृषि विभाग जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। जन स्वास्थ्य, अपने लोगों को स्वास्थ्य मुहैया करवाना। राज्य के अंतर्गत होने वाला व्यापार एवं न्याय विभाग आदि, ये सब चीज़ें जो है राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, समवर्ती सूची हम लोग पढ़ेंगे। समवर्ती सूची भी सुनो इसको, इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, बता चुका हूं। परंतु कानून के विषय समान होने पर, यानी कि दोनों का कानून अगर एक ही टॉपिक पे बनाए जा रहे हैं और लगभग लगभग सेम ही है, तो होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई शिक्षा नीति लागू करी और स्टेट गवर्नमेंट भी शिक्षा नीति उसी टॉपिक पे भी, जैसे कि अभी शिक्षा नीति नई वाली जो आई थी उसको आपको पता भी होगा, तो एज इट इज बहुत सारे राज्यों ने अपने स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट बना रहा है, अच्छा ही बना रहा है, और तो आपको फॉलो कर लेना चाहिए। तो मतलब ये बात होती है यहाँ पे। हालांकि आपको नहीं फॉलो करना है तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से भी शिक्षा नीति बना सकते हैं। राज्य मतलब अलग अलग राज्य। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। और अगर किसी टॉपिक पे ऐसा केंद्र राज्य सरकार ऐसा कानून बनाता है जो कि केंद्र सरकार भी अगर उस पर कानून बना देती है, तो केंद्र सरकार वाला कानून ज़्यादा मान्य होगा, राज्य सरकार के ऊपर होगा वो। ठीक ना? संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय हैं। ठीक है, समवर्ती सूची के कुछ प्रमुख विषय हैं। दीवानी, दीवानी पता होगा, खेती होती से रिलेटेड, जो खेत जमीन से जो रिलेटेड होती है दीवानी। फौजदारी, कानून एवं प्रक्रिया, विवाह एवं तलाक, शिक्षा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट अगर पूछा जाता है तो ये शिक्षा पूछा जाता है। शिक्षा इसमें हो गया, किसमें? समवर्ती सूची में। दोनों बना सकते हैं कानून। कृषि राज्य का मामला है, पुलिस राज्य का मामला है। ठीक ना? और विदेशी मामले, देश की प्रतिरक्षा, युद्ध एवं नीति, डाक, रेल, ये सब जो है केंद्र की बातें हैं। तो इसको आपको इतने जितने पॉइंट मैं बता रहा हूँ, कम से कम इतना आपको ध्यान रखना है, और ज़्यादा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा ध्यान रख भी नहीं पाओगे आप। आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ एवं वन। ठीक है ना? सब कुछ कूड़े जैसा दिमाग में नहीं भरना है। जितना पॉइंट मैं बता रहा हूँ उसको आपको सुनने चलना है, उनको याद रखना है। समवर्ती सूची का प्रावधान जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित नहीं है। ठीक ना? ये अभी अपडेट हो गया है, अब सबके लिए बराबर हो गया। पहले था जब विशेष राज्य का दर्जा था, उसको जब हट गया है अभी आर्टिकल 370, तो ये सब बराबर हो गया है अभी। ठीक ना? तो इसको याद नहीं रखना है। देखो 8वीं अनुसूची, अब ये उस समय की लास्ट अनुसूची थी। 8वीं अनुसूची किससे से संबंधित है? भाषा से संबंधित है। देखो, हमने पहली अनुसूची में क्या पढ़ा? राज्यों के बारे में बात करी। दूसरी अनुसूची में क्या पढ़ा? उनके पदाधिकारियों को वेतन भत्ते की बात करी। तीसरी अनुसूची में क्या करा? उनको शपथ दिलाया हमने। फिर चौथी अनुसूची में क्या किया हमने? राज्यसभा में उनके प्रतिनिधित्व करने के लिए अलग अलग लोगों को भेजा, किसी अनुसार से भेजा, किस अनुपात में भेजा जाएगा, सब चीज़ें बात करी। 5वीं अनुसूची में हमने अनुसूचित जो जनजाति पिछड़े लोग थे उनके बारे में थोड़ी बहुत ध्यान रखी। और 6वीं अनुसूची में कुछ राज्यों को स्पेशल दर्जा दिया गया है अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में अलग प्रशासन के लिए। ठीक है, और 7वीं अनुसूची में हमने क्या बात कर ली? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, ये सब चीज़ें हमने बात कर ली। अब 8वीं सूची पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। 8वीं अनुसूची में जो संबंधित है वो भाषा से संबंधित है। अब अपना इतना बड़ा देश बन रहा है तो उसके लिए कोई भाषा भी होनी चाहिए भाई, भाषा तो होनी ही चाहिए, आप समझ सकते हो। भाषा भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। अलग कार्यकाज कैसे होगा देश में, किस तरह से चीज़ें चलेंगी, उसके लिए भाषाओं के बारे में बात करेगी। तो 8वीं जो अनुसूची थी और लास्ट अनुसूची थी उस समय, तो ये 8वीं अनुसूची थी, जिसके अंतर्गत 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। शुरुआत में जो है इसमें 14 भाषाएं थी, लेकिन बाद में क्या करा गया, इसमें अलग अलग भाषाएं जोड़ी गई, जो कि वर्तमान में बढ़ करके 22 भाषा हो गई थी। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, जब संविधान हमारा लागू हुआ था उस समय
संविधान के अंतर्गत कितनी भाषाएं थी? तो टोटल 14 भाषाएं थी। और क्वेश्चन अभी पूछा जाएगा कि अगर वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, सातवीं 8वीं अनुसूची के अंतर्गत, सॉरी 8वीं अनुसूची के अंतर्गत वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। नोट पे आप देखते होंगे लिखी रहती हैं ज़्यादातर भाषाएं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि शुरुआत में 14, अभी वर्तमान में 22। ठीक है, देखो सन 1967 1967 में 21वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके द्वारा सबसे पहले सिंधी को जोड़ा गया। क्वेश्चन यहाँ से ये सबको नहीं, सबको ही याद करना है, लेकिन ध्यान से सुनो। 1967 में 21वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। सिंधी भाषा समझ रहे हैं? तो क्वेश्चन यहाँ से इस तरह से पूछा जाता है कि संविधान के अंतर्गत 8वीं अनुसूची में सबसे पहले जोड़ी जाने वाली भाषा कौन सी है? तो आपको क्या नाम रखना है याद? सिंधी। ठीक है, क्या समझ में आया आपको? सिंधी भाषा एक ऐसी भाषा थी जो कि 8वीं अनुसूची के अंतर्गत सबसे पहले जोड़ी गई अलग से। ठीक ना, तो ये आपको पॉइंट रखना है। सर 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ। 71वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके अंतर्गत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई। ठीक है, तो ये 1992 में 3 भाषाएं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई। 2003 में 52वां संशोधन हुआ, जिसके अंतर्गत मैथिली, संथाली, डोंगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया गया। आपको उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी अब तक। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अनुसूचियाँ सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं, सबको याद रखना है। ठीक है, और देखो 9वीं अनुसूची जो है बाद में जोड़ेगी। कब जोड़ेगी हम लोग पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन, पहला ही संविधान संशोधन जो हुआ अधिनियम, यह 1951 के द्वारा जोड़ी गई। और भैया इसमें क्या था, क्यों जोड़नी पड़ेगी इतनी जल्दी, इसको पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, परंतु अब दी जा सकती है। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। इसको हम लोग नोट पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। सुनो पहले मेरी बात, ये जो था ना 9वीं, इसको इस तरह से देखो, यहाँ पे क्या लिखा है? संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। कुछ समझ में आया आपको? कुछ नहीं समझ में आया होगा, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं समझ में आता था पहले। ठीक ना, अब बहुत समय हो चुका है चीज़ों को, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। तो इसको ध्यान से सुनो। संपत्ति के अधिग्रहण के विधियों का उल्लेख किया गया है, इसका मतलब ये हुआ, इसको अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ना, क्वेश्चन ये पूछता है सीधे सीधे कि भूमि सुधार से संबंधित कौन सी अनुसूची है। सीधे सीधे इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आपने कभी सुना नहीं है, कभी पढ़ा भी नहीं है, क्योंकि कभी इसमें लिखा भी नहीं है लूसेंट में। ठीक ना, तो आपको ध्यान रखना है कि 9वीं अनुसूची जो थी ये भूमि सुधार से संबंधित है। इसको आप यहाँ पे नोट्स बना के अपने पॉइंट में लिख लोगे। भूमि सुधार से संबंधित थी कौन सी अनुसूची? 9वीं अनुसूची थी अपनी। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और देखो यहाँ पे हम लोग नोट पढ़ लेते हैं। अब तक यह मान्यता थी कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों को न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, यानी कि न्याय में उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखा था पॉइंट, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। परंतु 11 जनवरी सन 2007 के संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया है कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वहाँ मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। समझ में आया क्या बात आपको? तथा उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। यानी कि पहले बोला जाता था कि 9वीं अनुसूची जो रहेगा और उसमें जो भी कानून बन चुका है उस पर उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती कि गलत बना है कि सही बोला है। लेकिन बाद में 2007 में ये इस पर न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि हम लोग इस पर अगर उसमें आपके मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होगा तो न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, और देखो 10वीं अनुसूची अभी टोटल कितनी है? 12वीं यहाँ तक। ठीक ना, तो बस यहीं तक हम लोग आज इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे भी। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये 11वीं और 12वीं और 10वीं और 9वीं जितनी भी अनुसूचियाँ हैं ना, सभी इंपॉर्टेंट हैं। अब इसमें भूमि सुधार लिख लिया आपने 9वीं अनुसूची में, ठीक है। 10वीं अनुसूची जो है दल बदल से संबंधित है। क्या दल बदल क्या होता है भाई, ये देखते हैं हम लोग। यह संविधान संशोधन संविधान के 52वें, ये भी याद रखना है कि 52वें संविधान संशोधन 1985 यानी 1985 के द्वारा जुड़ी गई। इसमें जो है दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। दल बदल का मतलब आप समझते होंगे, जैसे बीजेपी हो गई, एक कांग्रेस हो गई, तो इसके कुछ नेता निकल के इसमें चले जाएंगे, तो फिर इसके नेता, एक और पार्टी है तो इसके निकल के इसमें चले जाएंगे, तो फिर अलग पार्टी बन जाएगी। मतलब जो बनता था अलग अलग, तो ये अपने दलों को नहीं बदल सकते। जैसे अगर बीजेपी से कोई चुनाव लड़ा है तो बाद में कांग्रेस में नहीं जाएगा, कांग्रेस में चुनाव नहीं होगा। इस तरह के बहुत सारे नियम बनाए गए कि दल बदल क्या है। इस समय के शायद राजीव गांधी की सरकार थी 1985 के आसपास, तो लोग अलग अलग, यहाँ पे बहुत ज़्यादा राजनीतिक अस्थिरता हो गई थी, तो उसके कारण से ही उन्होंने इसमें सुधार करवाया और ये नियम कानून बनाया कि भाई ज़्यादा दल बदल ना हो पाए, एक दल से दूसरे दल में न लोग जा पाए।
तो ये कुछ इस तरह का प्रावधान था। तो क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा जाता है कि 10वीं अनुसूची किस से संबंधित है। तो 10 से याद रखो, 10 से 10 होता है, ठीक, और 10 से दल होता है, ठीक। तो 10वीं दल, दल बदल, 10वीं दल बदल, समझ में आया क्या आपको। द यहाँ लिखा है ना, ये तथ दध वाला द, तो ये जो 10वीं है ये दल बदल से संबंधित है बस। और आपको किसी भी अनुसूची के अंतर्गत नहीं मिलेगा इस ये जो सीक्वेंस है। तो ये ट्रिक है इसको याद रखने का, और एक बार में याद होगा। तो 10 से दल बदल, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखो, 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची जो है, यह अनुसूची संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें जो है पंचायती राज्य संस्थाओं के कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि 11वीं जो अनुसूची है किस चीज़ से संबंधित है, पंचायती राज्य व्यवस्था से संबंधित है। यानी कि जो क्या बोलते हैं अपन, स्थानीय स्वशासन, आप जैसे आपने मैंने पढ़ा था स्थानीय स्वशासन चोल साम्राज्य की विशेषता थी। तो जो स्थानीय स्वशासन का मतलब यही होता है कि पंचायतों को शक्तियां दे दी जाती हैं कि वो वहाँ अपने गांव के अंतर्गत जो भी है टैक्स वगैरह वसूलें, और अपने गांव का जो भी सुधार का निर्माण करवाना है, कुएं तालाब वगैरह जो भी बनवाना है, तो इस तरह से हैंडपम्प वगैरह, तो ये सब व्यवस्थाएं जो है उनको स्वतंत्रता दी गई है। ये टोटल 29 विषय हैं। 29 विषय मतलब किस किस चीज़ों पर वो क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, ये नियम कानून जो है, जैसे संघ सूची में भी अलग अलग विषय थे ना, उसी तरह से ये भी विषय हैं जो कि दिए गए हैं पंचायतों के लिए कि आप इन पर सब पर कार्य कर सकते हैं। तो 11वीं अनुसूची हमारी किस चीज़ से संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से। और 12वीं भाई गांव में किया जा रहा है तो शहर में भी किया जाना चाहिए। तो यहाँ से आप सिंपल सा, अगर 11वीं याद होगी तो 12वीं आप इससे याद कर सकते हैं कि सब, जैसे 73वां संविधान संशोधन हुआ किसके लिए, पंचायती के लिए, ठीक है, पंचायत के लिए, क्योंकि पहले जो है ज़्यादातर चीज़ें तो जो अपनी गाँव में ही है इंडिया के अंतर्गत। तो फिर 73वां गाँव के लिए बात बनी, तो फिर सोचा उन लोगों ने कि चलो ठीक है अपन बनाते हैं किसके लिए, शहर के लिए भी। तो 74वें संविधान संशोधन किया गया 1993 में ही, जिसके द्वारा यह जोड़ी गई। इसमें शहरी क्षेत्र के लिए स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए, यानी नगर निगम या नगर पालिका के लिए, तो इसमें 18 विषय प्रदान किए गए हैं, ठीक है। देखो, जस्ट सेकेंड, सिस्टम हैंग हो गया शायद, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय किसके लिए प्रदान किए गए, 18 विषय, विषय याद रखने हैं, ठीक ना। 18 विषय 12वीं अनुसूची में 74वां संविधान संशोधन सन 1993 में किया गया, तो इसके अंतर्गत जोड़ा गया है, ठीक है ना। 18 विषय इसमें हो गया, 29 विषय आपके पंचायतों के लिए हो गए। 73वां संविधान संशोधन पंचायतों के लिए, 74वां संविधान संशोधन किसके लिए, नगर पालिका या नगर निगम के लिए। तो इसी सीक्वेंस में आपको इसको ध्यान रखना है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित हो गई। 9वीं अनुसूची हमारी क्या किस चीज़ से संबंधित होगी बताओ, यहाँ से भूमि सुधार से संबंधित होगी। 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। टोटल अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। सबसे पहले भाषाएं जो जब लागू हुआ था संविधान, 14 भाषाएं थी। सिंधी को सबसे पहले जोड़े वाली भाषा थी संविधान के अंतर्गत, ठीक ना, सुधार के बाद। तो समवर्ती सूची मैंने बताया, शिक्षा समवर्ती सूची, शिक्षा शिक्षा में इसके अंतर्गत विषय है। राज्य सूची के अंतर्गत पुलिस और कृषि क्षेत्र आते हैं। केंद्र सूची के मतलब संघ सूची के अंतर्गत विदेशी मामले, देश की रक्षा, युद्ध एवं रेल डाक विभाग, ये सब चीज़ें, परमाणु शक्ति वगैरह संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। 7वीं सूची के अंतर्गत ये 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। 6वीं अनुसूची के अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों के लिए विशेष अधिकार दिया गया है, जो जनजाति क्षेत्र हैं इनके लिए, ठीक ना। और हमारे क्या है, 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए प्रशासन और नियंत्रण के बारे में हस्तक्षेप वगैरह के लिए इसमें नियम कानून दिए गए हैं। चौथी में क्या है, संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए। और तीसरी में क्या बताया था, शपथ बताया था। दूसरी में उनके वेतन भत्ते। पहली में उनके राज्य, यानी कि राज्य ही सब कुछ है अपने लिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अपन नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे देशी रियासतों का भारत में विलय, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के अलग अलग भाग, और साथ ही साथ हम देखेंगे राज्यों का पुनर्गठन। यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। वीडियो यहीं तक था हमारा, ये इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। और तब तक अगर एक बात और बोलनी है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार चैनल पे आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले नंबर पे करिए। और हम लोग मिलेंगे किसी में नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। तब तक इस तरह से आप हंसते रहिए, मस्त से मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहो अपने ध्यान से, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।